अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर से आज हम लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करवा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। और आज के लेक्चर में जो बात हमने डिस्कस करनी है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन फिर हम मूव करेंगे इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, यानी इसके केमिकल रिएक्शंस की तरफ। तो चलें आज की डिस्कशन शुरू करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम इनका ऑर्डर डिस्कस करेंगे, यानी इनकी महक या इनकी जो स्मेल है वो हम बात करेंगे। देखिए जी, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, दे हैव अ पंजेंट स्मेल। इनकी एक चुभने वाली ऑर्डर होती है, ठीक है। स्पेशली अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं तो आप सब जानते हो उसका ऑर्डर कैसा होता है जी, विनेगर लाइक होता है और ये बड़ी डिस्टर्बिंग सी ऑर्डर होती है, ठीक है। उसके बाद जो हायर मेंबर्स हैं, कार्बन नंबर 4 टू कार्बन नंबर 6, यानी नेक्स्ट 3 जो मेंबर्स हैं, उनका ऑर्डर भी समवट अनप्लेजेंट होता है, इतना कोई खुशगवार उनकी महक नहीं होती है। लेकिन ये 6 के 6 मेंबर्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने बात करनी है सॉल्युबिलिटी की। तो इनके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं वो, यानी फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं, इनफैक्ट फर्स्ट 4 मेंबर्स जो हैं, वो पानी के साथ बनाते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इस वजह से उनकी जो सॉल्युबिलिटी है पानी में वो ज़्यादा होती है, ठीक है। स्पेशली अगर मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड की, तो वो बहुत रेडिली सॉल्युबल है पानी के अंदर। लेकिन जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्काइल पोर्शन, जो नॉन पोलर पार्ट होता है, वो साइज में बड़ा होता जाएगा, तो इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी, एसिड्स की पानी में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन नॉन पोलर पार्ट जब बड़ा होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है उसमें इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। नॉन पोलर पार्ट बढ़ने से पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कम होगी और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा हो जाएगी। बात मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है कि अगर अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा है तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम है, और अगर अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है उसमें सॉल्युबिलिटी इनकी बढ़ती चली जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। आगे बढ़ें तो इनके बॉइलिंग पॉइंट पे हमने बात करनी है। देखिए, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मॉलिक्यूलर साइज के। जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट जी। और एक और बात जो ऑब्जर्वेशन में आई है वो ये है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस हैं उन सब से ज़्यादा है, अल्कोहल से ज़्यादा है। यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाली अल्कोहल ले लें और एसिड ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होगा, ठीक है। इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक डाइमर्स, स्पेशली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक डाइमर बना देते हैं। इस साइक्लिक डाइमर को मैंने डायग्राम में शो करने की कोशिश की है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल नंबर 1 है और ये मॉलिक्यूल नंबर 2 है। इनके दरमियान में एक रिंग बन गई है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट जी। ज़रा देख लीजिए साइकिल में कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइकिल में 8 एटम्स हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं? 2। एक साइक्लिक डाइमर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है जी। चलें आगे बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के ऊपर। बच्चों, याद रखने की बात यह है कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी और क्लोज पैकिंग पे भी। क्लोज पैकिंग डिपेंड करती है सिमेट्री के ऊपर। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की पैकिंग जो है वो ज़्यादा क्लोज होती है। याद रखने की बात यह है कि पैकिंग जितनी क्लोज होगी मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। अब ज़रा ये बात देखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट बड़ा इरेगुलरली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसका कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है। फर्स्ट 3 मेंबर्स में देखें, ये जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एसिड है विच इज़ एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाला इवन नंबर वाला, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है नेक्स्ट लोअर मेंबर और हायर मेंबर से ज़्यादा है, ठीक है।
इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट अपने से पीछे वाले मेंबर और अपने से नेक्स्ट मेंबर से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और उसकी रीज़न क्या है? अगेन इसकी रीज़न है सिमिट्री। ये बनाते हैं सिमिट्रिकल डाइमर्स, ये बनाते हैं सिमिट्रिकल डाइमर्स और उनकी पैकिंग बहुत क्लोज होती है और अगेन उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी होती हैं। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगा। इस सीरीज़ में थोड़ा सा आगे आए तो ये हमारे पास 4 कार्बन वाला जो एसिड है ब्यूटायरिक एसिड, ये भी बनाएगा सिमिट्रिकल डाइमर। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने से पिछले मेंबर और अपने से अगले मेंबर से ज़्यादा होगा। ऑलराइट जी, यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। हमने ऑर्डर की बात की, हमने सॉल्युबिलिटी की बात की, हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया और हमने मेल्टिंग पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं टुवर्ड्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। आपको पता होना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करता है फंक्शनल ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अगेन ये ग्रुप जो है कॉम्बिनेशन है कार्बोनाइल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो इसके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से होते हैं। ठीक है, इनके 3 तरह की रिएक्शंस हैं, बारी बारी हम तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ होल इन्वॉल्व होगा, राइट। स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से ये जो हाइड्रोजन है, ये जो OH बॉन्ड है यहाँ पर ब्रेक होगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर दिया जाएगा। आज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सिर्फ उन रिएक्शंस की बात करनी है जिनमें ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा, या यूं कहिए कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। तो बात करते हैं इन रिएक्शंस की। तो सबसे पहले इनमें जो रिएक्शन है वो है विद वाटर। ठीक है, वाटर के साथ जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाते हैं, आप जानते हैं एसिड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एसिड का मॉलिक्यूल है ये अपना एक H पॉजिटिव या प्रोटॉन किसको डोनेट कर देगा? वाटर को डोनेट कर देगा, और उससे क्या बनेगा? हाइड्रोक्सोनियम आयन, हाइड्रोक्सोनियम आयन। ठीक है, जिसे हाइड्रोनियम आयन भी कहा जाता है, और साथ में हमारे पास बन जाएगा एसीटेट आयन। गौर से देखिए इस रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? ये O और H के दरमियान का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एसीटेट आयन बन गया। मूविंग ऑन, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अल्कली से मिलाएं तो अगेन यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होगा। एसिड डोनेट करेगा प्रोटॉन और बेस डोनेट करेगा हाइड्रोक्सिल आयन। एसिड का हाइड्रोजन, बेस का हाइड्रोक्सिल मिलकर बना देंगे जी बिल्कुल वाटर, और साथ में बन जाएगा एसिड का सॉल्ट, सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड से सोडियम एसीटेट, राइट जी। तो इस रिएक्शन को जिसमें एसिड और बेस आपस में मिलते हैं इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं जी? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे पास एसिड का अगला रिएक्शन है विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये सॉल्ट होते हैं कार्बोनिक एसिड के। ठीक है जी, तो पहले बाइकार्बोनेट के साथ हमने एसिड को मिलाया। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया एसिड का सॉल्ट, साथ में वाटर और CO2। जब भी आप किसी एसिड को कार्बोनेट से मिलाएंगे तो प्रोडक्ट्स यही होंगी, सॉल्ट, वाटर और CO2, सॉल्ट, वाटर और CO2। और इस रिएक्शन को आप एसिड की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर ये डिसाइड करना हो कि ये जो गिवन कंपाउंड है ये एसिड है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको बाइकार्बोनेट से मिलाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो ये बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलके CO2 इवॉल्व करेंगे। गैस की एवोल्यूशन से आपको पता चल जाएगा कि गिवन कंपाउंड जो है वो एसिड है। आगे बढ़ते हुए यही काम आप कार्बोनेट के साथ भी कर सकते हैं। एसिड जो है वो कार्बोनेट्स के साथ भी सॉल्ट, वाटर और CO2 बनाते हैं। आगे बढ़ते हुए जो अगला रिएक्शन हमने डिस्कस करना है एसिड का वो है विद मेटल्स। आप जानते हैं कि एसिड्स
को जब पानी में डाला जाता है, इनका एक्वियस सोल्यूशन बनाया जाता है, तो ये पानी को हाइड्रोजन आयंस डोनेट करते हैं। अगर उसी सोल्यूशन में हम एक मेटल को प्लेस कर दें तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को इवॉल्व करेगी और हाइड्रोजन आयंस जो एसिड ने प्रोड्यूस किए थे वो मेटल के उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और साथ में बन जाएगा एसिड का सॉल्ट। ठीक है, तो जब आप एक एसिड को मेटल से मिलाएंगे तो एसिड का सॉल्ट बन जाएगा बच्चों, और साथ में इवॉल्व हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। दो बातें मैंने कही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एसिड कार्बोनेट्स के साथ कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं, CO2। बाइकार्बोनेट्स के साथ कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं, CO2। और मेटल्स के साथ कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा मुख्तसर सा लेक्चर है। आज की बात को हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।